मजदूर और ट्रेड यूनियनें लगातार श्रमिकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखती है, लेकिन सरकार मजदूरों की और ट्रेड यूनियन की अपेक्षा करती है, उनकी बात को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये हालात में आज परिवर्तन आया है कि उस समय लोग सुनते थे, आज मजदूर की बात को सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। मोदी के शासन में ये प्रक्रिया और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। तमाम सरकारी क्षेत्र को बेचा जा रहा है, जो मुनाफा देने वाले उपक्रम हैं उनको भी सरकार बेच रही है, और पूरी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है। तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पे जो सरकार हमला कर रही है और रोजगार पे भी हमला है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र जो है तबाह होगा तो हमारे देश का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU का 50वां स्थापना दिवस जिंदाबाद। CITU का जन्म मजदूर एकता और संघर्ष के नारे के साथ हुआ और CITU आज तक उसी दिशा में काम कर रहा है। हालात और परिस्थितियां तो बहुत सारी बदली हैं। आज जिस तरह के हालात है देश में, लगातार श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है, ट्रेड यूनियन की उपेक्षा की जा रही है, ट्रेड यूनियन की बात को सरकार सुनना नहीं चाहती है, ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना चाहती है। तो हालात और परिस्थितियां तो बदली है, लेकिन संघर्ष का रूप नहीं बदला है। तब भी संघर्ष था और आज भी संघर्ष है, और आने वाले संघर्ष समय में और संघर्ष तीखे होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह के हमले बढ़ रहे हैं उसी तरह जो है मजदूरों के आंदोलन भी आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। जैसे सर आपका जो संगठन है CITU, इस 50 वर्ष हो चुके हैं, बहुत बड़ा समय है ये। तो जो श्रमिक कानून है, तो कितने कानून बदल गए हैं 50 साल के दौरान? इन सालों में बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए हैं और वे तमाम बदलाव उद्योगपतियों के पक्ष में किए गए हैं और मजदूरों के खिलाफ किए गए हैं। मजदूरों के जो अधिकार हैं उनमें कटौती की गई है। अभी 44 श्रम कानून थे, 44 में से जो है 6 कानूनों को ख़त्म किया, 38 बचे। 38 में से अभी जो है सरकार ने फिर जो है 3-4 कानून को छोड़ करके बाकी को जो है 3 साल के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। विरोध के बाद अभी उन्होंने कुछ वापस लिया है, लेकिन अभी भी कई कानूनों को जो है ख़त्म करने की साजिशें चल रही है और लगातार ये प्रक्रिया है और नए नए कानून बना करके मजदूरों को जो है गुलामी की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। जैसा कि 1970 में आपका ये संगठन बना था CITU, तो जब ज़्यादा समस्याएं थी श्रमिकों की, आज ज़्यादा समस्याएं हैं? समस्याएं तो तब भी थी और आज भी है, लेकिन उस समय के समय में और आज के समय में अंतर ये है कि उस समय अगर मजदूर अपनी आवाज़ उठाता था तो सरकार उसकी बात को सुनती थी। जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मजदूरों की आवाज़ को सुनते थे, उस पर काम भी होते थे। लेकिन आज आप कितना ही आवाज़ उठा लीजिए, कितनी बात कह लीजिए, आज आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, मजदूर की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अब जैसे कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पे ये औद्योगिक ये नगरी है, तो यहाँ जो सारी जो ये इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो कारखाने हैं, क्या लगता है कितने यहाँ पे जो है श्रम कानूनों को लेकर कितने मुकदमे चल रहे होंगे श्रमिकों के? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अधिकांश जो विवाद है श्रम कानूनों को लागू कराने के सवाल पे ही होते हैं। मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, मजदूरों के नाम मास्टर रोल पर दर्ज नहीं है, 10-10 साल मजदूर कारखाने में काम करते हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर के मजदूरों के विवाद होते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती है, मजदूर का जो है कारखाने के रोल पर नाम ही नहीं, पता ही नहीं लगता उस कारखाने का मजदूर था भी या नहीं। नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कहते हैं हमारे यहाँ मजदूर ही नहीं है। तो श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए ही ज़्यादा विवाद यहाँ है और न्यायालय या श्रम विभाग में बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई है, क्योंकि जो है स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सिर्फ डेट लगती रहती है, मुकदमे चलते रहते हैं, कई साल तक मजदूर जो है तारीखों पे जाता रहता है, लेकिन मजदूरों को न्याय जो है नहीं मिल पाता और न्याय मिलता है तो बहुत एक लंबा समय लगता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मजदूर जो है लड़ता, तब जाके कहीं उसके केस में जो डिसाइड हो पाता कि जो है उसके साथ जो है न्याय हुआ। कई साल पहले बड़ा आंदोलन हुआ था श्रमिकों का नोएडा में, जो वो तब का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो 20 फरवरी को हुआ था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो आक्रोशित हो गए थे श्रमिक, क्या वो उसी का नतीजा था? जी, यहाँ कई बड़े मजदूर आंदोलन हुए हैं, लेकिन मजदूर आंदोलन को सरकार और प्रशासन द्वारा सिर्फ दबाने की कोशिश की गई। उसके पीछे जो असंतोष था, उस असंतोष को दूर करने का सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी प्रयास नहीं किया। 11 अगस्त 1997 को यहाँ गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी हड़ताल हुई, जिसमें कई लाख मजदूर हड़ताल पे गया, लेकिन मजदूरों हड़ताल पे गए, मजदूरों पे मुकदमे बने, मजदूरों को जो है सैकड़ों मजदूरों को जेल भेजा गया,
लेकिन जो मजदूरों के उस गुस्से के पीछे जो असंतोष था सरकार ने उसको दूर नहीं किया। श्रम कानूनों को लागू कराने, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के 20 और 21 फरवरी को पूरे देश में 2 दिन की हड़ताल थी 2013 में। गौतम बुद्ध नगर में भी लाखों मजदूर उस दिन हड़ताल में शामिल हुआ। हालांकि ट्रेड यूनियन कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जब इस तरह का माहौल बनता है तो बहुत सारे अराजक तत्व भी जो है मजदूरों के जुलूस में घुस जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हौजरी कॉम्प्लेक्स में भी हुई कि कारखाने के आपसी विवाद और ठेकेदार और मालिकों के जो मतभेद थे, उन्होंने उस आंदोलन का मौका का फ़ायदा उठाया और कुछ पथरावबाजी और इस तरह की घटनाएं हुई जो ट्रेड यूनियन के मत्थे मढ़ी गई, जबकि ट्रेड यूनियन की उसमें कोई भूमिका जो है उस आंदोलन में नहीं थी कि जो है तोड़फोड़ में। लेकिन जो उस पूरे जो आंदोलन को देखा जाए कि लाखों मजदूर सड़क पे उतर गया सिर्फ इसलिए कि उसको जीने लायक वेतन चाहिए, श्रम कानून में बदलाव नहीं चाहिए, कम से कम गुजारे लायक वेतन हो, यही मांग थी मुख्य रूप से, और ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। तो मजदूरों ने उस मांग को पकड़ा और उस मांग के पीछे जो मजदूर लामबंद हुआ और सड़क पर आ गया। तो लाखों लाख मजदूर अगर सड़क पर निकल रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए था कि जो है उसकी जड़ में जाए और उसको दूर करे। लेकिन सरकार ने मजदूर नेताओं पे मुकदमे बनाए, मजदूरों को जेल भेजा, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद मनमोहन जी की जो सरकार थी उस समय उन्होंने हड़ताल के बाद व्यापकता को देखते हुए कहा कि मजदूरों की जो मांगे हैं राष्ट्रहित में है, जनहित में है, देशहित में है और सरकार इन मांगों को पूरा करेगी। और सरकार ने 44 और 45वें श्रम सम्मेलन में उन तमाम मांगों को जो 20 और 21 फरवरी 2013 की हड़ताल की मांगे थी उन मांगों को मान लिया था। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति लागू करने की नहीं थी और सरकार ने उसको कानून बना करके रूप नहीं दिया। इसके बाद चुनाव आ गए, मोदी जी अच्छे दिन के नारे लेकर के आए, लोग उसमें बह गए और पिछली सरकार धराशायी होगी, नई सरकार आई, उन्होंने पिछली सरकार के साथ जो बनी सहमति थी उनको लागू नहीं किया, उल्टा जो है दूसरी दिशा में उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए श्रम कानून में बदलाव के, जो आज तक चल रहे हैं। अच्छा गंगेश्वर जी, जो घटना हुई थी 2013 में 21 और 20 फरवरी को नोएडा में बड़े पैमाने पर जो आंदोलन हुआ था उसमें बड़ा नुकसान हुआ था, करोड़ों रुपया का नुकसान बताया गया था और काफ़ी उसमें संपत्ति भी खाक हो गई थी उस आंदोलन में। तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया था, उन पर मुकदमे लाद दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पे जो श्रमिक कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, उन पे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो ऐसी हालत में कितने लोग अभी भी जो है मुकदमे झेल रहे हैं? वो उस हड़ताल में जिन लोगों ने हिंसा को रूप दिया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, निर्दोष मजदूरों को उसमें फंसाया गया, लोगों को घर से उठा के बंद कर दिया गया। ट्रेड यूनियन नेता जो वहाँ मौके पे मौजूद भी नहीं थे उनको वहाँ मौके पे दिखाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो पूरा एक निर्दोष लोगों को, मजदूरों को, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को उसमें जो है साजिश के तहत फंसाया गया। आज भी सैकड़ों लोग हैं जो कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़ रहे हैं और अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मुकदमे को झेल रहे हैं। और सरकार ने जो तोड़फोड़ करने वाले तो आज तक उनको चिन्हित सरकार नहीं कर पाई। आप उस समय की फुटेज देखें तो लोग हेलमेट लिए हैं, हेलमेट लेकर के गाड़ी लेकर के जो है पथराव कर रहे हैं। मजदूर कभी हेलमेट लेकर के और गाड़ी लेकर के जुलूस में नहीं आता, मजदूर पैदल आता है या साइकिल से आता है। तो चिन्हित किया जा सकता था कि अगर बारीकी से उसकी जांच होती। और हौजरी कॉम्प्लेक्स में घटनाएं हुई, कई ठेकेदार और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी कमजोरी की वजह से और आपसी रंजिशों की वजह से जो है वो घटनाएं घटी हैं, ना कि जो मजदूरों को उसमें कोई रोल था। सरकार मजदूर आंदोलन से सबक नहीं लेती है कि इतनी बड़े संख्या में मजदूर हड़तालों में शामिल होता है, वो उसका गुस्सा है। उस आधार पर सरकार अगर अपनी नीतियों को बदले तो जो है ये हालात नहीं बदले। लेकिन अभी सरकार उल्टी दिशा में चल रही है। तमाम जो कानूनों को बदलने की अभी कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे समय में भी सरकार मजदूरों के ऊपर हमला करने से नहीं चूक रही है। एक तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है और लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय में सरकार श्रम कानूनों को जो है प्रतिबंधित कर रही है या उनमें बदलाव कर रही है। तो इसका एक मौके के रूप में सरकार इसको ले रही है कि जो है उनके लिए सुनहरा मौका है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे समय में उद्योगपतियों की जितनी सेवा कर पाएँ वो कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो उस काम में वो लगे हुए हैं। सर, ये जो आपके संगठन है, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, श्रमिक संगठन हैं, बहुत सारे हमारे देश में आंदोलन करते रहते हैं समय समय पर, उनकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो विरोध करते हैं कि देश में निजीकरण ना हो,
जो ज़्यादातर संस्थाएं हैं सरकारी उपक्रम बने रहने चाहिए, लेकिन जो मोदी सरकार टू चल रही है, वो जो सरकारी उपक्रम हैं उनको प्राइवेट करती जा रही है और वहाँ पर जो श्रम कानून है वहाँ पालन नहीं होता है। निजीकरण की लगातार एक प्रक्रिया चल रही है और पीछे आर्थिक मंदी आई थी तो हम इसलिए झेल पाए क्योंकि जो हमारे यहाँ जो है एक जो सार्वजनिक ढांचा था, लेकिन उस सार्वजनिक ढांचे को सरकार पूरा जो है बेच रही है। तो आने वाले समय में एक गंभीर संकट जो है पूरे देश के सामने होगा और आर्थिक हालात देश के खराब होंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी, निजीकरण से जो है मजदूरों का उत्पीड़न और बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा और पूरा जो है जो सरकार का जो तंत्र है, चाहे बिजली है, पानी है, मजदूरों को तो नुकसान होगा ही, देश को भी नुकसान होगा और देश के मेहनतकश आम गरीब लोगों को भी नुकसान होगा क्योंकि इससे तमाम चीज़ें महंगी होंगी। अगर पूरा बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो मनमर्जी से बिल लिए जाएंगे, पूरा पानी का निजीकरण हो जाएगा, पानी का जो है उसी रेट से लाला लोग रेट वसूलेंगे। तो तमाम चीज़ों से आम जनता को भी एक बड़ा प्रहार जो उसके ऊपर होने जा रहा है निजीकरण की नीतियों के चलते। जो हमारे देश में नौकरी होती है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक तो जो है वो वहाँ पर कर लेते हैं भर्तियाँ सरकारी आवेदन के तौर पर, लेकिन जो फोर्थ क्लास की जो जॉब है और थर्ड क्लास की जो जॉब है वो सारी जॉब जो है प्राइवेट क्षेत्र में चली जा रही हैं। जो एक सफाई कर्मी का पद होता है, जो सरकार को पता है कि जब तक कोई भी संस्था है और सफाई कर्मी की जरूरत उसमें होती है, उसके बावजूद वो सब प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हैं और जो बेचारे सफाई कर्मी हैं, जो फोर्थ क्लास का जो कर्मचारी है, उसको कहीं भी वो काफ़ी विरोध करता है, आंदोलन करता है, उसको सफलता नहीं मिल पाती है। क्या जो सरकार ने सबको उनको दबाव में ले लिया है? यह सरकार की उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है कि तमाम विभागों के अंदर सरकारी भर्तियां नहीं हो रही है, बहुत सीमित होती है, सिर्फ स्टाफ तक रहेगी है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी में लोगों को रखा जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है और देश के हमारे प्रधानमंत्री जिनके चरण धोकर भी पीते हैं, लेकिन उनको स्थायी करने की बात वो नहीं करते कि जो स्थायी जॉब प्रकृति का काम है तो स्थायी उनको रोजगार मिलना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो सरकार देना नहीं चाहती है। तो फोर्थ क्लास कर्मचारियों के ऊपर तो और भी ज़्यादा जो तीखा हमला है। रोज़ जो है गटर में जो लोग मर जाते हैं, सफाई करते हुए मर जाते हैं, सफाई के उपकरण उनको नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ठेकेदार जो अपने मुनाफे को देखता है वो उनको कोई संसाधन नहीं देता है, सेफ्टी के जो साधन उपलब्ध नहीं कराता है। और यही कारण है कि रोज़ कहीं ना कहीं जो है सफाई कर्मचारी या फोर्थ क्लास के कर्मचारी की रोज़ जो मृत्यु होती है। निजीकरण करना सरकारी संस्थाओं का, उपक्रमों का, उसके बावजूद फिर भी सरकार द्वारा आगे मोदी टू, क्या जो निम्न क्लास का आदमी है, जो मजदूर वर्ग है, क्या वो भी सपोर्ट कर रहा है? क्या वो भी चाहता है कि निजीकरण हो जाए हमारे देश में हर चीज़ हर जगह पर? 5 साल का जो मोदी सरकार का जो शासन था और जब चुनाव वक्त पे आए उस समय जो है पुलवामा की घटना को रूप दे करके एक राष्ट्रवाद का ऐसा हवा खड़ा कर दिया गया कि देश के आम मेहनतकश आवाम का ध्यान अपने उन मुद्दों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से हट करके जो है देश हित पे चला गया। और मोदी टू जो सरकार आई वो राष्ट्रहित के नाम पे लोगों ने उनको वोट दिया। जो उन्होंने एक राष्ट्रहित का जो पूरा जो जाल बुना था, देश की जनता उस जाल में फंसी और जो है उन्होंने जो सवाल पे वोट दिया, ना कि निजीकरण के लिए वोट दिया, ना जो है महंगाई बढ़ाने के लिए वोट दिया। देश की एकता, अखंडता और जो है अमन के लिए, शांति के लिए लोगों ने वोट दिया था, लेकिन सरकार जो है उसको दूसरे रूप में लेकर के जो है उल्टा जो है मेहनतकश लोगों पे ही हमले कर रही है। गंगेश्वर जी, जो आपका संगठन है CITU, उसमें बताया गया है कि 3 मिलियन उसमें जो है सदस्य हैं, उसमें श्रमिक हैं जो आपके साथ चलते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ जो है उठाते हैं सरकार के सामने और नेताओं के सामने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो आवाज़ जो है अपनी पूरी मजबूती से नहीं उठ पा रही है? नहीं तो वो जो है सरकार को अपना थोड़ा सा लेकर के दबाव में अपने जो है श्रमिकों के लिए कुछ काम कराएं, क्या वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं आजकल? ट्रेड यूनियन जो संगठन है, श्रमिक संगठन है, नहीं, श्रमिक संगठन कमज़ोर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ, CITU पूरी ताकत के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और आज भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमला CITU के कार्यकर्ताओं पे है। हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लॉकडाउन के दौरान भी सरकार की जो नाकामियाँ रही है, राहत कार्यों में जो कमियाँ रही है, या मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं रही है, प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया है।
मेरे ऊपर ही लॉकडाउन के अंदर 3 बार मुकदमा बना, 3 बार मुझे जो थाने में बैठा के बंद किया गया, मुकदमे बनाए गए। तो लगातार हमारे ऊपर हमला है, हम ही लोग लड़ रहे हैं, CI2 के लोग लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, ज़िले में लड़ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमले भी हमारे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे हमारे ऊपर बन रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, रोज़ हमारे नेताओं को जो है थानों में बंद किया जा रहा है। अभी पीछे आंदोलन हुआ, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को दिल्ली में राजघाट से जो है सबको बंद किया गया। मुझे जो है 32 घंटे जो है थाने में जो 49 के में बंद करके रखा गया। तो हम कमज़ोर नहीं है, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार जो है हमारी जायज़ बात को नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल हो रहा है, जो सरकारें हैं हमारे देश में वो कहती हैं कि जो ट्रेड यूनियन हैं ये उद्योगों को जो है बंद कराने की कोशिश करती हैं और ये अपनी जो है मनमानी मांग लेकर के आती हैं, इनको बाहर से फंडिंग की जाती है, खासतौर पे जो चाइना है, जो ऐसी कुछ देश हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? ये सिर्फ जो है ट्रेड यूनियन को बदनाम करने की साजिश है। मजदूर संगठन या कोई भी ट्रेड यूनियन कभी नहीं चाहती कि कोई कारखाना बंद हो। मजदूर चाहता है कि उसकी मेहनत का वाजिब हक उसे मिले, उसकी मजदूरी का पैसा उसको समय से मिलता रहे, उसकी जो सुविधाएं हैं वो समय से मिलती रहे। और वही वो मांगते हैं कि हमें जो है न्यूनतम वेतन दे दीजिए, हमें श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं दे दीजिए, ESI दे दीजिए, PF दे दीजिए। यही तो मजदूर मांगता है और इसी बात के लिए मजदूर संगठित होता है, लड़ता है। तो मजदूर अपने हक अधिकारों के लिए इकट्ठा होता है और अगर वो लड़ता है, मांगता है, तो मालिकों को या सरकार को बुरा लगता है कि जो है वो क्यों मांग कर रहा है। और ट्रेड यूनियन कभी नहीं चाहती कोई कारखाना बंद हो। अगर कारखाना ही बंद हो गया तो उसका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो रोजगार को बंद कराने के लिए संगठित नहीं होते, रोजगार को कायम रखने के लिए और रोजगार बना रहे और उनको हक अधिकार मिलते रहे, इसीलिए मजदूर संगठित होता है, लड़ता है और अपनी बात जो सरकार के सामने रखता है। बाकी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, उन पॉलिसियों की वजह से कारखाने बंद होते हैं। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो नीतियाँ हैं और जो मालिकों को छूट दी जाती है कि 5 साल यहाँ आप लगाइए, आपको यहाँ छूट मिलेगी, इस इलाके से बंद करके आप दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ आपको छूट मिलेगी। तो सरकार से छूट लेने के लिए सरकार फैक्ट्रियाँ बंद होती रहती हैं, नई जगह खुलती रहती हैं और उसका आरोप ये मजदूर को लगता है कि जो मजदूरों की वजह से बंद हो। कोई कारखाना कभी जो है मजदूरों के कारण बंद नहीं हुआ, उनके अपने इंटरनल कारणों से बंद हुआ या उनकी अपनी नीतियों के कारण से बंद हुआ। कभी मजदूर नहीं चाहता कारखाना बंद हो, मजदूर चाहता है कारखाना चलता रहे, उसका रोजगार चलता रहे और उसका अपना जो है समय से वेतन मिलता रहे, यही मजदूर चाहता है। तो देखिए ये है कंगेश्वर दत्त शर्मा जी, इन्होंने बाकायदा बता दिया है कि जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े जो कारखाने के मालिक हैं, वो भी श्रमिक कानूनों को बनाए रखें और श्रमिकों की भलाई के लिए काम करें।